कैसे इजराइल की ही टेक्नोलॉजी का खिलाफ इजराइल के खिलाफ किया जा रहा है। एक तरफ लेबनान में इजराइल तबाही मचा रहा है, लेकिन वो अभी भी हिजबुल्लाह के हमले रोक नहीं पाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विध्वंसक मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। संकट इतना बड़ा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। अचानक से हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी गुट आक्रामक होकर इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस तो नसरल्लाह के दौर में भी नहीं मचाए जितना कि अब इजराइल में हुआ। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह फिर से आक्रामक हो चुका है। अब वो जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति बदली हुई। हिजबुल्लाह दो फ्रंट से हमले कर रहा है। एक तरफ उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन जब से हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले शुरू किए हैं, इजराइल बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले नहीं रुक रहे हैं। आयरन डोम बार बार फेल साबित हो रहा है। 3 लेयर चक्रव्यूह को हिजबुल्लाह भेद रहा है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में 34 बार हमले किए, जिसमें 10 ठिकानों को दहला दिया है। खास तौर से उत्तरी और मध्य इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। और ये हमले मिसाइलों से किए गए। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद तेल अवीव में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए नई रणनीति बनाने के लिए कहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह अगर इसी तरह हमले करता रहा तो इजराइल बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। अब समझिए अचानक से हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे हो गया। दरअसल हिजबुल्लाह के पास इजराइल की मिसाइल तकनीक आ गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह ठीक वैसी ही मिसाइलें तैयार कर रहा है जो इजरायली हमलों के लिए इस्तेमाल करता आया है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किए गए। जब वैसी ही मिसाइल से हमला होता है तो वो फेल हो जाते हैं। यानी हिजबुल्लाह ने मिसाइल तकनीक चुराकर इजराइल पर भी उसका इस्तेमाल कर दिया। कॉपी कैट मिसाइल अब इजराइल के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। यानी अब इजराइल के सामने संकट है। या तो मिसाइलों में बदलाव करें या फिर डिफेंस सिस्टम की दोबारा से प्रोग्रामिंग करके उन्हें तैनात किया जाए। हालांकि इजराइल ने अमेरिका से अपग्रेडेड पेट्रियट और थर्ड सिस्टम मंगाए हैं जो हिजबुल्लाह की मिसाइल स्ट्राइक को रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका के डिफेंस सिस्टम आने में देर ना हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल दमन का ऐलान कर चुका है।
इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल होने से बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही उनकी युद्ध नीति का विरोध हो रहा है। अब अगर इजराइल पर हमले बढ़ जाते हैं तो बेंजामिन के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठनों ने हमले तेज कर दिए। ये नहारिया बेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिसाइलें दागी, साथ ही ड्रोन स्ट्राइक भी की। इस हमले में बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हदजोर एयर बेस पर हमला किया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी इजराइल बड़े खतरे में घिर गया है। डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद अब इजराइल ने हेलीकॉप्टर को मिसाइल इंटरसेप्ट के लिए लगाया है। नहारिया बेस के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए, जिससे ड्रोन और मिसाइल को गिराया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ईरान से मिली मिसाइलों से हमले कर रहा है। एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लेबनान की तरफ से मिसाइलें आती दिख रही हैं। ये वही वीडियो है। ये तारशिहा से आया वीडियो है, जिसमें एक फैक्ट्री पर रॉकेट गिरा और आग लग गई, जिसमें पूरी फैक्ट्री जल गई। इजराइल भी परेशान है। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के पास इतनी विध्वंसक मिसाइलें कहां से आई हैं? दरअसल इसके पीछे ईरान है, क्योंकि ईरान और रूस ने मिलकर गठबंधन बना लिया है। जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की तकनीक ईरान को दी है, जिसे ईरानी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रूस इस तरह की तकनीक को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। अब ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की मिसाइलों की कॉपी करके उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल को डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ उसके डिफेंस सिस्टम फेल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और वहीं अहम खबर आ रही है, लेबनान के बेरूत में इजराइल ने भीषण हमला कर दिया है। रिहायशी इमारतों को इजराइल ने बनाया है निशाना। जी हां, रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। हमले के बाद धू धू कर जलने लगी इमारतें। ये देखिए तस्वीरें, हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। रिहायशी इमारतों पर इजराइल के कैसे हमले हुए हैं। लेबनान के बेरूत की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। और इजराइल का बेरूत के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। हमलों में लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई है, 65 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से जो ताजा हमले हुए हैं उसमें 20 लोगों की जान चली गई है, 65 लोग घायल हुए हैं। तो ये इजराइल की तरफ से किया गया बहुत बड़ा हमला है। मध्य बेरूत में इजरायली सेना कैसे चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज करने में जुटा है। जैसे जैसे इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में अंदर तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, वैसे वैसे इजरायली सेना बेरूत के दक्षिणी बाहरी इलाके दाहिया पर बमबारी से दहशत पैदा करने में लगी हुई है। इजराइल का घातक हमला मध्य बेरूत दहला, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। 20 लोगों की मौत हुई है, 65 लोग घायल हुए हैं। अब तक करीब 3800 लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ताजा हमले में 5 इलाके टारगेट पर रहे। दक्षिण में दाहिया को निशाना बनाया गया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर अटैक किए गए हैं। तो यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टेल अवीव में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब एक और संकट में वो घिरे नजर आ रहे हैं, जिसने बेंजामिन नेतन्याहू की भी नींदें उड़ा दी हैं। आखिर इजराइल में कौन सा नया संकट है जिसको लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है?
जिसकी कमान विरोधी खेमे ने संभाल ली है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। गाजा पर हमले तेज करने के लिए बेंजामिन ने फरमान जारी कर दिया है, जबकि लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जा चुका है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब एक और संकट में बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं। संकट इतना बड़ा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का तख्ता पलट भी हो चुका है, जबकि पहले ही वो योव गैलेंट की बगावत झेल रहे हैं। नेतन्याहू के एक करीबी पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएम हाउस के प्रवक्ता एली फेल्डस्टीन पर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक करने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। फेल्डस्टीन बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी कहे जाते हैं, इसलिए उनके विरोधी उन्हें घेरने में जुटे हैं और इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। इसको लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन भी किया गया। कहा जा रहा है कि फेल्डस्टीन पिछले 2 साल से नेतन्याहू के प्रवक्ता थे। उन्हें गाजा और लेबनान युद्ध से जुड़ी हर जानकारी पता थी, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि फेल्डस्टीन ने सारी जानकारी लीक की है। इसके अलावा एक आईडीएफ के कमांडर पर भी शक है कि उसने भी गाजा में सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक की। हालांकि इस मामले में 27 अक्टूबर को फेल्डस्टीन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अचानक से दोबारा इस मामले को उठाए जाने के पीछे विरोधियों की साजिश बेंजामिन खेमे की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि बेंजामिन के विरोधी चाहते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ाया जा सके, जिससे उनका तख्ता पलट किया जा सके। इसमें योव गैलेंट और उनकी सरकार में रहे कुछ पूर्व मंत्री जुटे हुए हैं, लेकिन बेंजामिन खामोशी से सब देख रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट पर गाजा और लेबनान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया में तैयार हो रहा नया वॉर जोन। जी हां, बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं। सीरिया में एक नया वॉर जोन तैयार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में हमलों की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। रात के अंधेरे में भी कैसे हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, ये देखिए। और ईरान ने अपना विध्वंसक युद्धपोत वॉर जोन में उतार दिया है। युद्ध के मैदान में इजराइल को जवाब देने की ये बड़ी तैयारी है। 16 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस है सबालन युद्धपोत, जिसे अब उतार दिया गया है। तो युद्ध क्षेत्र में ईरान का बाहुबली सबालन 16 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से यह लैस है। 1500 टन वजनी है, 310 फीट लंबा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, 1000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। कई विदेशी मिशन का यह हिस्सा रहा है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से इसे लैस किया गया है। राडार डिटेक्शन से बचने में यह पूरी तरह से सक्षम है, यानी राडार्स को मात दे सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता हासिल है इसे। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में AI से भी इसे लैस किया गया है। और बेरूत में नॉन स्टॉप आक्रमण का दौर जारी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इन हमलों से बचने के लिए लेबनान से पलायन कर रहा है। ईरान की नई रणनीति के तहत अब हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेताओं को एक सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी नए मोर्चे पर पहुंचा दिए गए हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच लेबनान के सभी हेडक्वार्टर खाली करा लिए गए हैं और दावा है
कि हिजबुल्लाह लीडरशिप सीरिया शिफ्ट हो चुकी है। अब ना तो कोई चेतावनी, ना इलाके को खाली कराने वाले फरमान, बस अचानक आसमान से गरजे हैं विमान। अब लेबनान में जबरदस्त बमबारी का दौर तेज हो चुका है। शनिवार को लेबनान के बेरूत और दाहिया को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर रिहायशी इलाकों की कई इमारतें, बमबारी से जबरदस्त तबाही मची। हमले के वक्त लोग इन इमारतों में मौजूद थे, सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन इजरायली सेना की तरफ से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों को गिराने के लिए इजरायल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, 68 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर बन गई। इजरायली सेना का दावा है कि ये सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन हैरानी की बात है लगातार 2 दिन के हमले के बाद भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेकर किसी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह के नए नेता किस जगह पर छिपे हैं? हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तक बम क्यों नहीं पहुंच रहे? हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके और कमांडर किसी सेफ जोन में हैं। यकीनन तबाही की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि इजरायल के हमले सटीक निशाने के साथ किए गए और पूरी इमारत को नष्ट कर दिया गया। एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली सेना अब टारगेटेड हमले की जगह लेबनान में गाजा जैसे हमले कर रहा है। इजरायल का मकसद अब बेरूत को पूरी तरह खंडर बनाना है। दाहिया को भी मलबे का ढेर बनाने का ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ को इजरायल पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ईरान ने नई रणनीति बनाई और हिजबुल्लाह की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। दावा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह के लड़ाके खाली कर रहे हैं। अब हिजबुल्लाह का ठिकाना ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां इजरायल के लिए बेहिसाब बम बरसाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया प्लान तैयार किया है। इजरायल के खिलाफ अब सीरिया का इस्तेमाल होगा। सीरिया में रूस की सेना का बेस इसी मकसद से बनाया गया है। ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए ऐसी जगह चुनी है जहां आसमान से हमला करना आसान नहीं होगा, ग्राउंड ऑपरेशन करना तो नामुमकिन है। क्या है ईरान का सीरिया प्लान, आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रोम के पास आज G7 देशों की बड़ी बैठक है। G7 देशों के विदेश मंत्री करेंगे मंथन। यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के हालात पर भी जाहिर है इस मीटिंग में चर्चा होगी।
लेबनान और गाजा की जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी G7 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। तो 3 फ्रंट्स पर युद्ध, रोम में फैसले का दिन। जी हां, क्या होने वाला है और G7 की इस मीटिंग में क्या हो सकता है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन, गाजा और लेबनान युद्ध पर यह बड़ी बैठक हो रही है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्री मिलेंगे। 2 दिनों तक वॉर फ्रंट पर डिटेल में वार्ता होगी। लेबनान और गाजा के ताजा हालात पर भी बातचीत होगी। मीटिंग में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कतर और अरब लीग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब आप देखिए, जो बड़ा मुद्दा है वो क्या है, बड़े पॉइंटर्स अब हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या रूस और ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा? ये है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो इस मीटिंग पर TV9 भारतवर्ष की भी नजर बनी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन विनाश का फैसला कर चुके हैं, लेकिन खतरा यूरोप पर भी है। डर है रूसी राष्ट्रपति की नई मिसाइल ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक में विध्वंस मचा सकती है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर पूरा का पूरा यूरोप है। वो किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, जिसके बाद नाटो के सदस्य देशों में हड़कंप मच गया है। वॉशिंगटन में भी हाई अलर्ट है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी। Nukleáris erejük bevetésére vonatkozó szabályokat, amit doktrinának neveznek. You do what prevents the conflict from escalating into a war between Russia and NATO. वॉशिंगटन से लेकर ब्रिटेन समेत संपूर्ण यूरोप में इस वक्त खलबली मची। डर है यूक्रेन जंग के विस्तार का, जो किसी भी क्षण यूरोप तक हो सकता है। भय है पुतिन की मिसाइलों का, जो किसी भी समय यूरोप के शहरों को भस्म कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के रडार पर हर वो देश है जिसने यूक्रेन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, ज़ेलेंस्की को हथियार दिए या जीत का दिलासा दिया। तबाही से भरी इन आशंकाओं की 3 प्रमुख वजह मानी जा रही हैं। वजह नंबर 1, रूस की परमाणु नीति में बदलाव। वजह नंबर 2, रूस की नई IRBM मिसाइल। वजह नंबर 3, रूस का एटमी युद्धाभ्यास। यह रूस की परमाणु तैयारियों का सबसे ताजा वीडियो है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है। डर है कि अब पुतिन यूक्रेन के मददगारों से परमाणु इंतकाम ले सकते हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति के हमले की आशंकाएं प्रबल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसने नाटो मुल्कों को भय से भर दिया है। पेंटागन की परमाणु नीति से जुड़े अधिकारी रिचर्ड जॉनसन ने अपने एक बयान में कहा है, रूस का ध्यान अपने परमाणु हथियार को बेहतर करने पर है। उसने पहले ही परमाणु हमलों के लिए अपनी सीमा कम कर दी है। ओरिश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। ओरिश्निक की स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अमेरिकी हथियार परमाणु खतरे से निपटने के लिए काफी नहीं है। दरअसल हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरिश्निक IRBM मिसाइल दागी थी, जो 10 मिनट से कम वक्त में यूक्रेन के शहर पर जा गिरी, जिसके बाद से ही इसकी चर्चा पूरे यूरोप में है। हर कोई इसकी ताकत और क्षमताओं पर बात कर रहा है। पेंटागन के अधिकारी रिचर्ड जॉनसन के बयान में भी इसी IRBM का भय साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अमेरिका से आए इस बयान के बाद ब्रिटेन में भी खौफ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद के यूक्रेन वॉर से अलग होने की बात कही। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हम रूस के साथ युद्ध में नहीं, रूस का युद्ध यूक्रेन के खिलाफ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस भय की वजह रूस की परमाणु नीति में बदलाव को माना जा रहा है। दरअसल लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन न सिर्फ अटैक एमएस मिसाइलों से रूस पर प्रहार कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी रूसी जमीन पर बारूदी तबाही मचा रही हैं। अब कीर स्टारमर को डर है कि परमाणु नीति में बदलाव के बाद ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर हो सकता है। यूरोपीय देशों के मीडिया आउटलेट्स इस तरह के तमाम खतरों की आशंकाओं से भरे पड़े हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार ने तो रूस के हमले और उसमें लगने वाले समय तक की गणना करना शुरू कर दिया है। डेली मेल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि ओरेश्निक मिसाइल से हमले होने पर कितनी देरी में यूरोप के कौन कौन से शहरों में तबाही मचेगी। इस रिपोर्ट में हमले का सेंटर रूस के कापुस्तिन यार मिसाइल सेंटर को माना गया है। यहां से बर्लिन की दूरी 2317 किलोमीटर है। पुतिन की मिसाइल 11 से 12 मिनट में यहां तक पहुंच सकती है। लंदन की दूरी कापुस्तिन से 3170 किलोमीटर है। ऐसे में 16 से 17 मिनट में ओरेश्निक मिसाइल यहां पहुंच सकती है। कापुस्तिन मिसाइल सेंटर से ब्रुसेल्स की दूरी 2945 किलोमीटर है। अनुमान के मुताबिक 14 से 15 मिनट में मिसाइल यहां तबाही मचा सकती है। पुतिन अगर पेरिस पर हमले का आदेश देते हैं तो उनकी नई मिसाइल यहां 15 से 16 मिनट में विध्वंस मचा सकती है। इटली के रोम शहर की कापुस्तिन से दूरी 2687 किलोमीटर है। ऐसे में पुतिन की मिसाइलें यहां 13 से 14 मिनट में पहुंच सकती हैं। दरअसल अभी तक रूस ने ओरेश्निक IRBM की स्पीड को लेकर खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस की परमाणु मिसाइल शक्ति और अमेरिका ब्रिटेन के रुख को देखते हुए यूरोपीय देशों में भी भय व्याप्त है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने रूस से आ रहे संकेतों को लेकर चिंता जाहिर की। Érzik magukat, annak főhatalmazat tekintik magukat a tekintetben, hogy amelyik ország ilyen eszközöket Ukrajnának ad, azokat az országokat célpontnak nyilvánítsák. हंगरी ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने अपने बयान में कहा है, यूक्रेन जंग को रूस नाटो के बीच युद्ध में बदलने से रोकना होगा। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है, रूस 3 महीने में इतने हथियार बनाता है जितना यूरोपीय संघ 1 साल में नहीं बना पाते। यूरोप में फैले भय और पुतिन की परमाणु तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी तैयारियां शुरू कर दी। यह अमेरिका के B-21 बॉम्बर के टेस्ट का वीडियो है। दावा है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस बॉम्बर को सेना में शामिल करने की तैयारी में है। अमेरिका ने B-61 ग्रेविटी बम पर काम तेज कर दिया है। नई परमाणु सक्षम पनडुब्बियां बनाए जाने पर विचार जारी है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। ब्रिटेन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। साफ है, 2.5 साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की आंच अब यूरोप तक पहुंचने वाली है। अगर पश्चिम ने जल्द यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो पुतिन महायुद्ध शुरू कर सकते हैं, जिसकी जद में नाटो और अमेरिका के मित्र देश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी भी सामने आई है। एशिया पैसिफिक में अमेरिका का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। एशिया में तैनात 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, अगले 50 दिनों तक रहेगी अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती, ये तय कर लिया गया है।
देखिए ईरान के खिलाफ कैसे अमेरिकी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, अब आप जरा ये देखिए, ये पूरी डिटेल आपके सामने। एशिया पैसिफिक में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई। अगले 50 दिनों तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती होगी। योकोसुका बेस में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात कर दिया गया है। 9 साल बाद जापान के बेस में लौटा है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। यूएसएस कार्ल विल्सन भी इंडो पैसिफिक के लिए रवाना हो गया है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन मिडिल ईस्ट में तैनात है, वहां पर भी तैनाती है। यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन भी मिडिल ईस्ट में ही तैनात की गई है। तो ईरान के खिलाफ कैसे अमेरिका पूरा चक्रव्यूह तैयार करके बैठा है, ये आप देखिए। पहले ब्रिटेन में अमेरिका के 3 सैन्य अड्डों के करीब ड्रोन पहुंचने की खबरें आई और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर कई धमाके हुए। इसी बीच जॉर्डन में इजराइल की एम्बेसी के बाहर गोलीबारी हुई है। इन तीनों घटनाओं की वजह से अमेरिका को शक है कि अब ईरान ने बदला लेने के लिए अपने जासूस और स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। ईरान रूस की मदद से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करवा सकता है, इसका अंदेशा है। ऐसी कोई घातक मिसाइल नहीं, ऐसे घातक ड्रोन भी नहीं। अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है खुफिया एजेंसियों पर। यह दावा इसलिए क्योंकि ईरान के दुश्मनों पर अचानक संदिग्ध तरीके से हमले हुए हैं। जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी के करीब गोलीबारी हुई। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य बेस के करीब रहस्यमयी ड्रोन दिखे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी हमले ईरानी खुफिया एजेंसियों के हैं और रूस की सीक्रेट एजेंसी ऐसे हमलों में मदद कर रही है। सीरिया में अमेरिकी सेना बेस में अचानक धमाके हुए। हमले का ब्यौरा अमेरिका की तरह से जारी नहीं हुआ है। हमले में अमेरिकी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका के तमाम सैन्य बेस की सुरक्षा बेहद सख्त है। एयर डिफेंस की तैनाती है और कई गार्ड्स दिन रात पहरेदारी करते हैं। फिर भी सैन्य बेस पर धमाके हुए, इसलिए माना जा रहा है कि यह हमला एक बड़ी प्लानिंग और बेहद सीक्रेट तरीके से किया गया। ब्रिटेन में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो सकता है। अमेरिकी सैन्य बेस के पास रहस्यमयी ड्रोन देखे गए। अमेरिका को सैन्य बेस की रेकी का संदेह है। अमेरिका ने इस घटना को गंभीरता से इसलिए लिया है क्योंकि एक जैसी घटना ब्रिटेन में मौजूद 3 सैन्य बेस पर हुई है। और देखिए इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूरा ब्यौरा मांगा है क्योंकि हालात प्रदूषण के मद्देनजर काफी खराब नजर आ रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े आदेश के बारे में क्या जानकारी है? AQI का पूरा डेटा मांगा गया है। दिल्ली एनसीआर में वाकई हालत तो बहुत खराब है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल समीर, देखिए अभी दिल्ली एनसीआर में रैप 4 जो है वो लागू रहेगा और ये स्टेज लागू रखने की सुप्रीम कोर्ट की वजह ये है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं प्रदूषण की वजह से और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को कहा है कि स्कूल को खोलने के मसले पर आप निर्णय लें और ये निर्णय CAQM को कल तक लेना है। इसके पीछे की वजह ये है कि मिड डे मील की वजह से
कई बच्चे जो है भूखे रह जाते हैं और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि जो औसत AQI है वो 323 है, लेकिन जो याचिकाकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और इंटरवीनर थे, उनका कहना था कि 500 से ऊपर अभी भी AQI है और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली NCR से ग्रेड 4 नहीं हटाया है। CAQM के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा और इससे पहले सरकार को डेटा जो प्रदूषण से संबंधित है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। तो अभी फिलहाल स्कूल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि CAQM कोई निर्णय नहीं ले लेता और ग्रेड 4 का हटने का जो स्टेज 4 है उसको सुप्रीम कोर्ट भी हटाएगा और वो गुरुवार की सुनवाई में तय किया जाएगा। जी समीर। और ये सभी स्कूलों पर ये जो आदेश है ये लागू होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं वो नहीं खुलेंगे, यानी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ये क्लियर है? देखिए बिल्कुल, अभी CAQM को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। क्योंकि मसला ये है कि जो मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन मिलता है और वो ऑनलाइन शिक्षा की वजह से तमाम बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय CAQM पर छोड़ा है कि वो इस मामले में निर्णय लें कि आखिर जो AQI है उसमें सुधार आया है या फिर नहीं आया है। और AQI का पूरा ब्यौरा जो है वो तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये आदेश दे दिया है कि दिल्ली NCR में अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी। और अहम खबर है, दिल्ली में फिलहाल लागू रहेगा ग्रेड 4। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, 28 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई।